पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिखारी लाल नाम का एक जमींदार रहता था। भिखारी लाल नाम का सिर्फ भिखारी था, वो अपने गांव का सबसे अमीर किसान था। भिखारी लाल के पास 500 एकड़ जमीन थी। चिप्स बनाने वाली कंपनियां सीधे उससे आलू खरीदा करती थी। आलू के साथ भिखारी बड़ी कंपनियों को मसाले, चावल और गेहूं भी बेचता था। संजय, 100 टन आलूओं का ऑर्डर आया है। जल्दी खेत पर जाओ और मजदूरों से कहो कि आलू खेत से निकाल कर गोदाम में पहुंचाए। सुनिए जी, बादाम और बाकी के मेवे खत्म हो गए हैं। हलवे में डालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चंदू को बाजार भेजकर 10 किलो बादाम, 10 किलो काजू और 10 किलो पिस्ता मंगवा लो। अरे संजय, तुम अभी तक गए नहीं खेत पर? पापा, हमारे गांव में शंकर नाम का जो कपड़े प्रेस करने वाला रहता था, कल उसका निधन हो गया। शंकर की पत्नी के पास शंकर के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। तिजोरी से 20,000 रुपए ले जाओ और शंकर की पत्नी को दे दो। भिखारी लाल दिल खोलकर दान पुण्य किया करता था। गांव का कोई भी गरीब आदमी अगर भिखारी लाल के घर मदद मांगने आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। गांव में नदी के पास साधुओं की एक टोली रहती थी। भिखारी लाल पूर्णिमा और अमावस्या को साधुओं के पास भोजन लेकर जाता था। भिखारी लाल, अमीर होते हुए भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है। ये तुम्हारी आर्थिक समृद्धि का कारण है। महात्मा जी, मैं जब छोटा था तो पिताजी के साथ आपके पास आया करता था। अहंकार को छोड़ने का उपदेश मैंने आपसे ही पाया है। उसी गांव में मूलचंद नाम का एक जमींदार रहता था। मूलचंद के पास भी पुरखों की 500 एकड़ की जमीन थी, लेकिन अपने अकड़ू, अहंकारी और कंजूस स्वभाव के कारण मूलचंद का कारोबार अच्छा नहीं चलता था। मूलचंद भी साधुओं के पास भोजन लेकर जाता था, लेकिन दान पुण्य करने में भी वो अपना अहंकार प्रदर्शित करता था। लीजिए महात्मा जी, मैं आपके लिए देसी घी और मेवों से बनी मिठाई लेकर आया हूँ। पूरे 5,239 रुपए खर्च किए हैं मैंने। भला मेरे अलावा इस गांव में आपको ऐसा भोजन और कौन दे सकता है? मूलचंद भी इसी जुगाड़ में रहता था कि कोई बड़ी कंपनी उसके खेतों की फसल खरीदना शुरू कर दे। एक दिन जब मूलचंद कार से गांव से बाहर जा रहा था तो एक शहरी आदमी ने उससे रास्ता पूछा। एक्सक्यूज मी, क्या ये रास्ता फतेहगंज जाता है? हाँ भाई साहब, ये रास्ता फतेहगंज ही जाता है। आप किस काम से फतेहगंज जा रहे हैं? मेरा नाम रणदीप आहूजा है। मेरी कंपनी नमकीन, चिप्स और पापड़ बनाती है। मुझे 200 टन आलू खरीदने थे। आप बिल्कुल सही जगह पर सही आदमी से मिले हैं। मेरे पास कई 100 एकड़ जमीन है और मैं आलू की खेती करता हूँ। इतना आलू आपको इस गांव में और कोई नहीं दे पाएगा। चलिए घर चलते हैं और बैठकर बातें करेंगे। आइए। मूलचंद ने खूब बड़ी बड़ी बातें करके कंपनी के मालिक से ऑर्डर ले लिया। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमें 1 नंबर का आलू चाहिए। आलू में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चिंता ना करे भाई साहब, हमारा आलू आज तक किसी कंपनी ने फेल नहीं किया है। मूलचंद ने लागत बचाने और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल सस्ते वाले बीजों से आलू उगाए और उन पर कीटनाशकों का छिड़काव भी नहीं किया। चिप्स कंपनी का मालिक मूलचंद से 200 टन आलू खरीद के ले गया, लेकिन महीने भर बाद ही आलू सड़ गए। मिस्टर मूलचंद, आपने हमारे साथ चालाकी की है। अब हम आपसे आलू नहीं खरीदेंगे। अगला ऑर्डर हमने भिखारी लाल को दे दिया है। भिखारी लाल, भिखारी लाल, भिखारी लाल। वो भिखारी लाल मेरे सारे ऑर्डर छीन लेता है। उसकी वजह से हर बार मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। जब तक भिखारी लाल बर्बाद नहीं होगा तब तक मैं समृद्ध नहीं हो पाऊंगा। मूलचंद नदी पे रहने वाले साधु के पास पहुंचा। महात्मा जी, मैंने आपको खूब भोजन खिलाया है। बदले में मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपने चमत्कार से मूलचंद के खेतों को दलदल में बदल दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
बुढ़े, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी दान नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। नदी पार काले खां नाम का एक मुल्ला रहता था, जो पैसे लेकर लोगों के मन चाहे काम करता था। मूलचंद मुल्ले के पास पहुंचकर बोला, मुल्ला जी, मेरा एक काम कर दीजिए। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खाएगी। तुम काम बताओ। मुल्ला काले खां सारे काम कर सकता है। भिखारी लाल के खेतों को दलदल में बदल दो। मुल्ला ने मूलचंद को एक पौधा दिया और कहा, इस पौधे को अमावस्या की काली रात में खेतों के बीचों बीच लगा देना, फिर देखना इस काले इल्म का कमाल। अमावस्या की रात को मूलचंद ने वो पौधा भिखारी लाल के खेत में लगा दिया। अगले दिन भिखारी लाल जब खेत पे पहुंचा तो उसने देखा उसका पूरा खेत दलदल में बदल चुका है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? इतना बड़ा खेत रातों रात दलदल बन गया। खेत में कम से कम 300 टन आलू थे। अगले सप्ताह ही मुझे कंपनी का ऑर्डर कंप्लीट करना है। मेरा खेत बर्बाद नहीं हो सकता, ये दलदल नहीं बन सकता। भिखारी लाल रोते हुए दलदल में कूद गया। दलदल में पूरा धंसने के बाद भी भिखारी लाल डूबा नहीं, उसकी सांसें चलती रही। अंदर जाते जाते वो बिल्कुल तली पर पहुंचा तो भिखारी लाल ने देखा कि अंदर सोने के आलू पड़े हुए हैं। भिखारी लाल कुछ सोने के आलू बटोरकर दलदल से बाहर निकला। भिखारी लाल ने एक बड़ी क्रेन मंगवाई और दलदल के अंदर से सोने के आलू निकालना शुरू कर दिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। मूलचंद को जब पता लगा कि भिखारी लाल के दलदल बन चुके खेत से सोने के आलू निकल रहे हैं तो गुस्से से पागल हो गया। यह कैसे हो सकता है? दलदल से भला सोने के आलू कैसे निकल सकते हैं? रात में जब सारे लोग अपने अपने घर लौट गए तो मूलचंद दलदल बन चुके खेत पे पहुंचा और दलदल में कूद पड़ा। कुछ ही देर बाद मूलचंद पूरा दलदल में धंस गया और उसकी सांसें आनी बंद हो गई। अरे बाप रे, ये तो असलियत की दलदल है। कोई बचाओ मुझे। गांव के एक आदमी ने बहुत दूर से मूलचंद को दलदल में डूबते और चिल्लाते देखा। जब तक वो आदमी मूलचंद के पास पहुंचा तब तक मूलचंद डूब चुका था। दलदल से मूलचंद की लाश निकली। महात्मा जी, मैं उस दलदल में सांस ले पा रहा था और सुरक्षित बाहर निकल आया। फिर मूलचंद उसमें क्यों डूब गया? तुम्हारे खेत को मूलचंद ने ही दलदल बनाया था। लेकिन कैसे? नदी पार रहने वाले मुल्ला काले खां के काले इल्म से। लेकिन वो मुल्ला मेरा ही शिष्य वीरवाला है। मैंने वीरवाला को मुल्ला बनाकर नदी के पार रखा हुआ है ताकि बुरे इरादे रखने वाले लोग उसके पास बुरे काम करने जाएं, लेकिन उनके बुरे काम पूरे ना हो पाएं। बालमपुर नाम का गांव था। बालमपुर में आम पकते थे। सारे लोग आमों की खेती करते थे। हर साल मोटे मोटे और मीठे मीठे आम बेचकर काफी सारा पैसा कमाते थे। बालमपुर में बाला सेठ नामक धनिक रहते थे। उनके भी आमों के काफी बगीचे थे। उनको आम्रपाली नाम की एक जवान और खूबसूरत सी बेटी थी। आम के मौसम में आम्रपाली दिन रात आम का रस पीती थी और आम जैसी पीली पीली सुंदर दिखती थी। आम्रपाली जवान थी, इसीलिए रिश्ते आने लगे। लेकिन बाला सेठ अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें चाहिए था शहरी दामाद, जिसका शहर में घर हो, नौकरी हो और मोटा सा पगार कमाता हो। भगवान ने बाला सेठ की सुन ली और आम्रपाली के लिए शहर से रिश्ता आया। लड़का डेप्यूटी कलेक्टर था। उसे देखते ही आम्रपाली पसंद आ गई। लड़के के पिता ने भी आम्रपाली को पसंद किया, लेकिन दिक्कत थी लड़के की माँ। उसके तेवर देखकर बाला सेठ परेशान हो गए।
लड़का बाला सेठ की परेशानी समझ गया और हल्का होने के बहाने उन्हें आम के बगीचे में लेकर आया। माँ को गांव वाली बहू पसंद नहीं है, मेरी पसंद को वो मना नहीं करेगी, लेकिन शादी में इंतजाम बढ़िया होना चाहिए, सारे बाराती खुश होने चाहिए। माँ ऐसी शादी चाहती है जो ना तो किसी ने देखी हो और ना कभी कोई देखेगा। आपने ऐसा इंतजाम किया तो बात बन जाएगी, नहीं तो शादी के बाद भी माँ आम्रपाली से नाराज रहेगी। शादी की तारीख पक्की करके लड़के वाले चले गए और बाला सेठ परेशान हो गए। दोस्तों को बुलाकर उनके साथ चर्चा करने लगे। ऐसा क्या करें कि बाराती आंखें फाड़ कर देखते रह जाएं? शहर में शादी रखें, डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुला लेते हैं। नहीं यार, उन लोगों के लिए नया नहीं है, नया सोचो, नया। आमरस पिलाकर भगा दीजिएगा बारातियों को, उनके नखरे उठाने के लिए हमारे पास पैसों का तालाब थोड़े है। अचानक बाला सेठ एकदम से उठ खड़े हुए। उन्हें उत्साहित देखकर दोस्त और आम्रपाली भी चौंक गए। तालाब, पानी, आमरस। अरे बाला, क्या हो गया है तुम्हें? शिवा, तालाब में पानी कितना बचा है? गर्मियों में कितना बचेगा? होगा कोई 10 टैंकर। भीमा, आम की उपज कितनी है इस साल? पिछले 10 साल में नहीं हुई इतनी उपज है। भीमा भागो और गांव वालों को बोलो इस साल उनके आम शहर नहीं तालाब में जाएंगे। और शिवा, तुम मेरे साथ चलो, हमें तालाब से पानी निकाल फेंकना है। ये सुनकर सब चौंक गए। पर बाबा, आप करने क्या वाले हैं? जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, आमरस का तालाब, तुम्हारी शादी आमरस के तालाब में होगी। ये सुनकर सारे एकदम से उत्साहित हो गए। आम्रपाली शर्मा कर अंदर भाग गई और भीमा गांव वालों को खबर करने भाग गया। बाला सेठ और शिवा तालाब किनारे आए और मजदूरों की मदद से उन्होंने तालाब में 10 मोटर पंप डालकर सारा पानी निकाल फेंका। इधर भीमा गांव वालों को लेकर आया। गांव वालों के हाथों में आम की टोकरियां थी। बाला सेठ गांव वालों से बोले, गांव वालों, हमारी बेटी की शादी है, आम रस का तालाब बनाना है, आप सब साथ दें, आम निचोड़कर रस तालाब में डालें। और सारे गांव वाले उत्साहित होकर टोकरियों से आम निकालकर तालाब में निचोड़ने लगे और देखते ही देखते तालाब आम रस से भर गया। ये देखकर बाला सेठ खुश हुए और शिवा से बोले, शिवा, भीकू नावड़ी से कह देना सारी नाव सज धज कर तैयार हो जानी चाहिए। दिन बीतते गए और शादी का दिन आया। सारे गांव वाले आमरस तालाब के सामने बारात का इंतजार कर रहे थे। तालाब किनारे सारी नाव सज धज कर तैयार थी। एक नाव में दुल्हन बनकर आम्रपाली बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात तालाब के पास पहुंची। घोड़े पर सवार दूल्हा और सारे बाराती आमरस का तालाब देखकर हैरान रह गए। लड़के की माँ आगे आई और बोली, आमरस का तालाब बना दिया, समधी जी, इसे पीना है या इसमें डुबकियाँ लगानी है? समधन जी, आप पीकर डुबकियाँ लगाओ या डुबकियाँ लगाकर पियो, तालाब खत्म नहीं होगा। डुबकियाँ लगानी हो डुबकियाँ लगाओ, पीना हो पी जाओ, लेकिन पहले मेरी शादी हो जाने दो। मेरी दुल्हन नाव में अकेली बैठी है, कहीं नाव लेकर आमरस में भाग न जाए। ये सुनकर सारे हंसने लगे। दूल्हा आम्रपाली के साथ नाव में बैठ गया। बाकी बाराती भी नाव में बैठकर आमरस तालाब के बीच में आए और नाव में बैठे बैठे ही शादी संपन्न हुई। फिर क्या था, सबके हाथों में पूरियां बांटी गईं और सारे मेहमान नाव में बैठे बैठे आमरस से पूरियां डुबोकर खाने लगे और आमरस पूरी का आनंद लेने लगे। खाना खाते ही शहरी बारातियों का आमरस तालाब में फोटो सेशन हुआ। कोई लाइव जाकर
अपने दोस्तों को नजारा दिखाने लगा तो कोई आम रस तालाब के साथ सेल्फियां लेने लगा। बाला सेठ ने देखा दूल्हे की माँ सबसे आगे थी, हर एक बाराती के साथ आम रस तालाब की सेल्फी ले रही थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। आम्रपाली भी दूल्हे के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी। ये सब देखकर बाला सेठ की आंखें भर आईं। उन्होंने घुटनों पर बैठकर हाथों में आम रस लेकर प्रसाद की तरह प्राशन किया और आम रस तालाब और गांव वालों को मन ही मन लाख लाख धन्यवाद दिया।